बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबान ज़फ़र अहमद है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होती है और इसका जानना हर पाकिस्तानी के लिए क्यों ज़रूरी है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिनके होने से मेटाबॉलिक सिंड्रोम का ख़तरा बढ़ जाता है, और दूसरे नंबर हम ये देखेंगे कि हम ऐसी कौन सी प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं कि इस तकलीफ़ और इस मजमूए को होने से हम कैसे बच सकते हैं। ये दो आज के एजेंडाज़ हैं वीडियो के। मेटाबॉलिक सिंड्रोम की आपको मैं याद दहानी के तौर पे बता दूं कि ये अगर किसी इंसान में कोई 3 या उससे ज़्यादा क्राइटेरिया पाए जाएं 5 में से, जो कि मैं आपको अभी बताने लगा हूं, तो उस कंडीशन को, उस सूरत हाल में हम कहेंगे कि इस पेशेंट को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। अब वो कौन से क्राइटेरिया हैं? सबसे पहले वेस्ट सर्कमफ्रेंस कि खड़े होकर नाक के लेवल पे अगर मर्दों में वेस्ट सर्कमफ्रेंस 40 इंच से ज़्यादा है और औरतों में 35 इंच से ज़्यादा है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर 130 और 85 से ज़्यादा है या वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की अद्वियात ले रहा है। तीसरा फैक्टर कौन सा है कि अगर किसी पेशेंट में खाली पेट शुगर 100 से ज़्यादा है या वो शुगर कंट्रोल करने की दवाइयाँ ले रहा है। चौथा फैक्टर कौन सा है कि अगर किसी पेशेंट का ट्राइग्लिसराइड लेवल 150 से 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है या वो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने की दवाइयाँ ले रहा है। पांचवा क्राइटेरिया यह है कि अगर किसी पेशेंट में HDL, जो कि फ़ायदेमंद कोलेस्ट्रॉल होता है, वो मर्दों में 40 से कम और औरतों में 50 से कम हो, तो या वो दवाइयाँ ले रहे हो। अब ये फैक्टर्स इतने कॉमन हैं कि हो सकता है कि आप में या हमारे फैमिली फ्रेंड में या इवन हमारे अंदर पाए जा रहे हो और हमें पता ही ना हो। इस चीज़ का भरपूर चांस मौजूद है कि ये इतने आम फैक्टर्स हैं कि हम में से अक्सर लोगों में पाए जा रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम की कोई वाज़ेह मखसूस सिम्टम्स भी नहीं होती। ये सिम्टम्स पैदा होती हैं जब कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। तो हम चाहते हैं कि कॉम्प्लिकेशन पैदा होने से पहले ही इनके बारे में आगाही हो और हम बचें। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ इंसान को लेके जाते हैं। उसमें से एक क्या है कि इंसान का वेट का ज़्यादा होना या मोटापे का होना। दूसरा क्या है कि इंसान का लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। इसके अलावा और क्या है कि ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस यानी कि शुगर होने का ख़तरा होना। इसके अलावा और क्या है जी कि अगर किसी इंसान में फैमिली हिस्ट्री है, अगर किसी की फैमिली में डायबिटीज़ पाई जाती है, पेरेंट्स को डायबिटीज़ है और बच्चों का वज़न ज़्यादा है, तो शुगर होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी डाइट, मुर्गन खाना, बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स पीना, बहुत सारे जूसेस पीना, ये ख़तरात को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा ख़वातीन में, अगर ख़वातीन को हमल के दौरान शुगर हो तो उससे आने वाली ज़िंदगी में शुगर होने का ख़तरा बढ़ जाता है। अगर ख़वातीन में पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम हो तो, और इर्रेगुलर साइकिल्स हो और ऊपर से वज़न भी ज़्यादा हो, तो फिर ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो ख़वातीन में मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का ख़तरे को बढ़ा देते हैं। तो ये वो रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम होती है। अब हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी टिप्स हैं, मैं आपसे शेयर करूंगा वो टिप्स जिनको फॉलो करने से हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम के होने के ख़तरे से बच सकते हैं। अब वो क्या है? नंबर 1, डिसिप्लिन क्या है जी कि आपने अपने खाने के औकात में तरतीब रखनी है। मखसूस वक्त पे खाना खाएं। मिसाल के तौर पे नाश्ता 7:30 से 8 के दरमियान या 7 से 8, लंच 1 से 2 बजे दोपहर, रात का खाना 7 से 8। अब इसमें सबसे अहम बात यह है कि रात का खाना सारी ज़िंदगी इशा की नमाज से पहले खाएं। इसके बेशुमार फ़वाइद हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने मोबाइल फ़ोन रात को 9 बजे के बाद बंद कर दें। आपकी सेहत आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर मौजूद वीडियोज़ और कॉन्टैक्ट से ज़्यादा अहम है। रात का आप 9 बजे बंद कर दें फ़ोन, और अपनी नेक्स्ट पॉइंट है कि अपनी नींद पूरी करें।
8 आवर्स अनइंटरप्टेड स्लीप, 7 से 8 घंटे ऐसी नींद पूरी करें जिसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। और सुबह के टाइम आप वक्त पे उठें, फजर की नमाज अदा करें और उसके बाद आप कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान में शफा है, ये असूल याद रखें और रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत तर्जुमे के साथ करें। अब हम आते हैं वज़न कंट्रोल करें, वेट कंट्रोल करें। और आपके इल्म में होना चाहिए कि अगर आप 3 से 7% कोई बंदा अपना वेट कम कर ले तो उससे शुगर के ख़तरात और नुकसानात और दिल के आर्ज़े उनका रिस्क कम हो जाता है। 3 से 7% वेट कम करने के बेशुमार फ़ायदे हैं। और अगर वेट 10% तक कम हो जाए किसी का, तो उसको अगर पहले से शुगर है तो शुगर रिमिशन यानी में जा सकते हैं, यानी कि शुगर से उसको छुटकारा हासिल हो सकता है। इतना अहम इसका फ़ायदा है वेट कम करने का। अब वेट कम करने के लिए आपने सुना होगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना, मुसलमानों का एक ये असासा है। हम रमज़ान के रोज़े रखते हैं, तो हम क्यों ना अपना वज़न कम करने के लिए, मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा कि आप हफ़्ते में 1 या हफ़्ते में 2 रोज़े अपनी आसानी के मुताबिक रखें। और ये उस वक्त तक रखें जब तक आपका वज़न टारगेट पे नहीं आ जाता, जब तक आपका BMI नॉर्मल रेंज में नहीं आता। नॉर्मल रेंज में क्या होता है कि 18.5 से लेके 24.9 तक, लेकिन एशियन पॉपुलेशन में BMI 22.9 तक होना चाहिए। इसी तरह आप फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, वॉक करें। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहती है कि आप 150 मिनट पर वीक मॉडरेट इंटेंसिटी फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, जैसे ब्रिस्क वॉक करना, या आप 75 मिनट्स पर वीक स्ट्रेनवस इंटेंसिटी फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, जैसे तेज़ दौड़ लगाना, रनिंग करना, जॉगिंग करना या वेट लिफ्टिंग करना। और ये फ़िज़िकल एक्टिविटी बच्चों में भी रिकमेंडेड है। फ़िज़िकल एक्टिविटी करें। और आप फ़िज़िकल एक्टिविटी सबसे अच्छी मिसाल क्या है, 5 वक़्त की नमाज़ मस्जिद में जाके अदा करें, आपकी ऑटोमेटिक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। इसके अलावा आप अनहेल्दी डाइट से अवॉइड करें। मुर्गन खाने, हलवा पूरी, भोंग पाया, निहारी, सिरी पाए, इसी तरह मुर्गन कढ़ाइयाँ, दुम्बा कढ़ाई और रात को टकाटक, ये वो चीज़ें जो सैचुरेटेड फैट्स का कंटेंट इनमें ज़्यादा होता है, जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह है। इनसे अवॉइड करें। कोला ड्रिंक्स, जूसेस, इनसे अवॉइड करें। अपनी खुराक में अनप्रोसेस्ड फूड लें, जिसका मतलब है कि वो कीमियाई अवामिल से बची हुई हो, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से बची हुई हो। ताज़ा सब्ज़ी, ताज़ा फल खाएं। पानी ज़्यादा पीजिए। अपनी खुराक में फ़ाइबर का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा प्रोलॉन्ग सिटिंग से अवॉइड करें। ज़्यादा देर बैठना आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, बेशक घर है, बेशक दफ्तर है, बेशक कारोबार है। हर 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद अपनी चेयर से उठें और कमरे के अंदर ही 1-2 मिनट वॉक कर लें, स्ट्रेच एक्सरसाइज कर लें, टांगों को फ्लेक्स करें, एक्सटेंड करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें। इसके अलावा स्मोकिंग बंद करें, स्मोकिंग ख़तरनाक है। और अपने कोई दिन में 10 मिनट अपनी ज़ात को दें, जिसमें सिर्फ आप हो, अपने आप को रिलैक्स करें और अपनी पसंद का जो भी आप एक्टिविटी है वो करें। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई हल्की वर्जिश करना चाहें या आप कोई योगा करना चाहें, जो भी आपको, अपने आप को बिल्कुल ईजी फारग रखें। और इन सब को मॉनिटर करने के लिए आप अपनी एक लॉग बुक बनाएं, जिसमें आप महीने में 2 मरतबा वज़न करें। और आपको पता होना चाहिए कि मैं जो भी खुराक खा रहा हूँ उसका कंटेंट क्या है, उसमें सोडियम कितना है, उसमें ग्लूकोज कितना है, उसमें कैलोरीज कितनी है। अगर आप 1 गिलास दूध का पी रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें कितनी कैलोरीज है, ठीक है। अपनी डाइट में मीठी चीज़ों के अलावा नमक से भी परहेज़ करें। अगर किसी का ब्लड प्रेशर 130 और 85 ज़्यादा है तो नमक से परहेज़ करें। और ये सब चीज़ें आपको, और अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, अपने आप को वक़्त दें। और ये सब चीज़ें आप अपने ऊपर भी अप्लाई करें
और अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स और आपके इर्द गिर्द जितने लोग जिनको हल्का सा ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है, जिनको मोटापा है, जिनको शुगर है, जिनकी फैमिली में शुगर है, उन सब से ये चीज़ें शेयर करें। और स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और ये सारी बातें, इन सब बातों का बचाव शुरू होता है बचपन से। तो अपनी फैमिली में जितने आपके बच्चे हैं उनको अभी से एजुकेट करें। चाइल्डहुड ओबेसिटी इज़ वेरी वेरी डेंजरस इन लेटर लाइफ, और हमारे स्कूल के बच्चों में चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसी के साथ आज की वीडियो को अख्ताम करते हैं। इसको अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो आप अपने सारे फ्रेंड्स को, सारे फैमिली मेम्बर्स को और अपने मिलने वालों को शेयर करें ताकि किसी को भी इसका फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच।